गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली अपनी कक्षा में पुस्तपालन के उद्देश्य, महत्व व अर्थ के बारे में चर्चा की थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पुस्तपालन व लेखांकन की प्रणालियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली प्रणाली है रोकड़ प्रणाली। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्रणाली में रोकड़ से संबंधित लेन देन का ही सौदों का लेखा किया जाता है, अर्थात जिनका भुगतान में प्राप्ति नकद रूप में हुई हो। अर्थात सौदों का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाता है जिन लेन देनों का संबंध कैश या पैसों से रहा हो। ठीक है। जब इस प्रणाली का प्रयोग सामान्यतः इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अर्थात जो जैसे कि विद्यालय हुए, पुस्तकालय हुए, अनाथालय हुए, गौशाला, क्लब, ये सब जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है, तो ज़्यादातर इन्हीं संस्थाओं द्वारा इस रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसे मैं आपको जब सवाल आएंगे कराऊंगा, जब आपको और समझ में आएगा। दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ व्यापारिक लेन देनों के दोनों पक्षों का तो लेखा होता है दोनों पक्षों में, तथा कुछ का केवल एक पक्ष में लेखा होता है। वह कुछ व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया ही नहीं जाता, इसलिए इस प्रणाली को एक अंकन प्रणाली भी कह देते हैं। यह प्रणाली अवैज्ञानिक व अपूर्ण है, इसलिए इसका प्रयोग व्यापारियों द्वारा कम किया जाता है, ये कम यूज़ की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, और वह भी उचित व्यापारिक सिद्धांतों व नियमों के अनुसार। अर्थात ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है, ये बहुत ही सर्वोत्तम व उपयोगी मानी जाती है। इसका प्रयोग अक्सर व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित सवाल मैं आपको आने वाली आपकी क्लास में कराऊंगा। भारतीय बहीखाता प्रणाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रणाली है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यापारिक सौदे के दोनों पक्षों का लेखा निर्धारित नियमों सिद्धांतों के अनुसार। इस वह जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्थानीय प्रचलित भाषाओं में हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। मतलब ये है कि इसमें जो लिखा किया जाता है ना, वो जिस भी स्थान या जिस भी जगह जैसे भी भाषा, जिस भी भाषा का प्रयोग होता है, जैसे तमिल में तमिल चलती है, बंगाल में बंगाली, अब यहाँ हिंदी चलती है, तो उसी भाषा के अनुसार इसमें लेखा किया जाता है। और यह पूर्णतः भारतीय प्रणाली है। इसे भारतीय प्रणाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है भारत में हुआ है। इसे महाजनी बहीखाता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके कोर्स में इस बार है, क्योंकि कोर्स बदल गया है, अगर है तो मैं इसे कराऊंगा। इसका सवाल आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा, नहीं तो अब आपको अगली यानी 10वीं क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी। अब आगे है आदर्श बहीखाता प्रणाली की विशेषताएं। अच्छा, आदर्श बहीखाता प्रणाली की कुछ विशेषता हैं जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है सरलता। सरलता। एक पुस्तपालन प्रणाली आदर्श तभी कही जाती है जब उसमें सरलता का गुण हो। सरलता से तात्पर्य है कि पुस्तपालन की जिस प्रणाली के आधार पर लेखा पुस्तकों में किए जा रहे हैं वह इतने स्पष्ट होने चाहिए कि सामान्य बुद्धि क्षमता वाला व्यक्ति भी, बिना तकनीकी ज्ञान वाला व्यक्ति भी हिसाब के लेखों को सरलता से समझ सके। इसका मतलब यह है कि पुस्तपालन में जो लेखे किए जाने चाहिए वो हमें इतनी आसानी से और सरलता से किए जाने चाहिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो इन नियमों को ना जानता हो वो भी अगर पढ़े तो कुछ अपना कॉमन सेंस या दिमाग लगा के जान सके कि हाँ, इसमें इस संबंधित लेखा हुआ, इतने पैसों का इसमें लेखा किया गया। ठीक है। दूसरा आपका है शीघ्रता। जैसा कि आपको पता है वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इसमें प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा जो भी हिसाब किताब संबंधी सूचनाएं जो हैं वो यथा समय अर्थात समय पर शीघ्रता से उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि वांछित सूचनाओं के समय विशेष पर उपलब्ध होने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अर्थात इसका मतलब यह है कि शीघ्रता। इसमें यह कह रहा है कि जो भी व्यापारी द्वारा लेन देन लिखे जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाने चाहिए और इतने स्पष्ट होने चाहिए कि जो भी हमें जानकारी लेनी है उसमें हमारा समय बर्बाद ना हो। मानो हमें जब शीघ्रता से कोई लेन देन का हमें जानकारी चाहिए, अब हम उसे ढूंढ रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तब जाके हम उसके परिणाम पर पहुंच रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी हिसाब लग लेना चाहिए और देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे की हेडिंग है मितव्ययिता। अच्छा, मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्चे पर ज़्यादा लाभ लेना। एक आदर्श बहीखाता प्रणाली वही है जो कम व्यय पर अधिक व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति करती हो।
अतः आदर्श बही खाता प्रणाली में अल्पव्यय होने का गुण अवश्य होना चाहिए, ताकि सभी व्यापारी कई तरह के होते हैं, कोई बड़े व्यापारी होते हैं, कुछ छोटे व्यापारी होते हैं, कुछों के पास पैसा बहुत होता है तो वो तो हर फिर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, पर कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके पास हर सुविधा नहीं होती, पैसे कम होते हैं। तो एक आदर्श जो बही खाता प्रणाली वही होती है जो कम खर्चे पर उपलब्ध हो जाए और सभी व्यापारी उसका यूज़ कर सकें। पूर्णता, एक आदर्श बही खाता प्रणाली संपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें संस्था की संपूर्ण वित्तीय गतिविधियों का समावेश हो, जिसके फलस्वरूप संस्था की वित्तीय स्थिति प्रगति का ज्ञान सरलता से लगाया जा सके। ये तो सिंपल सी बात है कि पूर्णता तो होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, आधी अधूरी चीज़ कोई सी भी अच्छी नहीं है। अब कोई लेन देन ऐसा है कि आधे 6 महीने के लेन देन तो पुस्तक में हो रहे हैं, बाकी के लिए जगह ही नहीं है, तो उसमें कॉलम वगैरह जो हैं वो बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें 1 साल का लेन देन हर तरीके से इतने पेज पन्ने होने चाहिए कि आराम से उसमें लेन देन सारे के सारे उसमें लिखे जा सकें। लोचपूर्ण, बही खाता प्रणाली का चयन करते समय लोचता के गुण को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आवश्यकता अनुसार व व्यापार के स्वरूप के अनुसार बही खाता प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके, अर्थात व्यापार की प्रकृति के आधार पर अपनाई गई प्रणाली को घटाया अथवा बढ़ाया जा सके। आदर्श बही खाता प्रणाली में लचीलेपन का गुण आवश्यक होना चाहिए। लोचपूर्ण का अर्थ है कि प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन किया जा सके। अब ऐसा है कि मानो एक पेज है, उस पर हमने 4 कॉलम बना लिए और 4 हमारे भर गए, और मानो हमें कोई एक्स्ट्रा में कोई कॉलम और बनाना, तो कैसे बनाना, तो इतनी उसमें जगह होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा में कॉलम हम बना के उसमें अलग से एंट्री कुछ भी छूट गया हो उसके बारे में लिख सकें। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि उसमें एक तरीके का गुण होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन व्यापारी कर सके। अगला है निश्चितता। बही खाता प्रणाली आदर्श तभी हो सकती है जब उस प्रणाली में अपनाए गए एक अनिश्चितता। एक बही खाता प्रणाली आदर्श तभी हो सकती है जब उस प्रणाली में अपनाए गए नियमों एवं सिद्धांतों में निश्चितता का गुण हो। नियमों एवं सिद्धांतों में निश्चितता होने के फलस्वरूप ही संस्था के लेखों में एकरूपता बनी रहती है तथा वैधानिक दृष्टि से लेखों की उपयुक्तता बढ़ जाती है। ये तो निश्चितता वही है जो मैंने ऊपर हेडिंग में पढ़ाया है। स्वच्छता, अगली हेडिंग है स्वच्छता। एक आदर्श बही खाता प्रणाली के अंतर्गत लेख करने के समय स्वच्छता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि पुस्तकों में कोई लेखा गलत बन गया है तो उसे सुधार कर लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा काट छाँट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कटिंग वटिंग करने से जो लेखा होता है और वो पुस्तक होती है वो बेकार लगने लगती है। तो स्वच्छता का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या है कि लेखा पुस्तकों की विश्वसनीयता बनी रहती है। अब कोई लेन देन हमने करा, उसके बाद उसमें हमने कटिंग कर दी, तो दूसरा आदमी को देखने पर तो यही तो लगेगा इसने खुद करी है, इसने पैसे घटा दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अब ये आपकी लास्ट हेडिंग है लेखांकन की आवश्यकता व अर्थ। पुस्तपालन से केवल व्यापारिक सौदों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इससे व्यापार की आर्थिक स्थिति व लाभ हानि का ज्ञान नहीं हो पाता, न ही इसके आधार पर कोई तर्कपूर्ण निर्णय नीति निर्धारित की जा सकती है। इस समस्या के समाधान फलस्वरूप लेखांकन का जन्म हुआ। लेखांकन से तात्पर्य पुस्तपालन के अंतर्गत अंतिम चरण में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा बनाना, तत्पश्चात उनका विश्लेषण करके उनके उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने से है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहीं लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब ये है कि लेखांकन जो है वो पुस्तपालन के बाद उसका जन्म हुआ। पुस्तपालन से जो है व्यापारिक सौदे के संबंध में जानकारी ज्ञान नहीं होती, पर लेखांकन में क्या है, जब हर चीज़ का लेखा उचित तरीके से होगा, उसका फिर लाभ हानि खाता बनेगा, आर्थिक चिट्ठा बनेगा, तो सब चीज़ की जानकारी, उसकी सत्यता का प्रमाण उपलब्ध हो जाता। इसलिए लेखांकन पुस्तपालन की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, तो जो मैंने आज आपको पढ़ा है इसे अपनी पुस्तकों में नोट करेंगे, इसे याद करेंगे और इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।